पर 117 तक के टॉपिक को कराया था. नाउ वी विल स्टार्ट पेज नंबर 118 एंड द टॉपिक ऑफ 9.3, राइट. 9.3 एंड द टॉपिक जो कि आप स्टार्ट यहाँ पे देख रहे हो उसको कर रहा हूँ मैं. इनर्शिया एंड मास क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे. देखिए जैसा आपके पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार illustrate that there is a resistance offered by an object to change its states of motion. If it is at rest, it tends to remains at rest. If it is moving, it tends to keep moving. This property of an object is called inertia. That means the property of an object, either object is in rest, they wants to be in rest, and if the body is in motion, so it will continue in its motion. This property is called inertia of that object. कि next आप देखोगे, do all bodies have the same inertia? क्या सब बॉडी की inertia सेम होती है? We know that it is easier to push an empty box than a box full of books. ऑब्वियस सी बात है, जो बॉक्स खाली है उसको पुश करना कितना आसान होता है, लेकिन जो बॉक्स जिसमें कुछ भरा हुआ है, कुछ मटेरियल रखी हुई है, स्पेशली बुक्स का वेट तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है आपको, है ना. सिमिलरली इफ वी किक अ फुटबॉल it flies away, but if we kick a stone of the same size with equal force, it hardly moves. तो बाद में करेगा, पैर में चोट भी जोर से लगेगी. We may in fact get an injury in our foot while doing so. बिल्कुल सही बात जो मैंने बोला कि वही इंजरी भी आपको मिलेगी. Similarly in activity 9.2, instead of देखते हैं क्या एक्टिविटी है 9.2 की, वो आपको इसके बाद देखेंगे. इंस्टेड ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, इफ़ वी यूज़ 1 रुपीज़ कॉइन, अगर 1 रुपये के कॉइन को 5 रुपीज़ की जगह पर 1 रुपीज़ की कॉइन को यूज़ करोगे, वी फाइंड दैट लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी. कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी. देखिए ऑब्वियस ही बात है, जिस ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा हो जाती है उस पर हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, जिसकी मास थोड़ी कम होगी उस पर फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा. अ फोर्स दैट इज जस्ट एनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी will produce a negligible change in the motion of a train. This is because in comparison to the cart, the train has much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we say that the train has more inertia than the cart. इसका मतलब एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि जिस भी ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा है उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, और जिसकी मास कम है उसकी इनर्शिया कम होगी. लेट्स सी क्लियरली. heavier or more massive objects offer large inertia. बिल्कुल सही बात, वही बात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वैसी मैसिव ऑब्जेक्ट या जो लार्ज ऑब्जेक्ट है उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी. क्वांटिटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. वी मे thus relate inertia and mass as follows. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in the state of motion or of rest. The mass of an object is measured of its inertia. तो inertia जो है वो मास से मेजर की जा सकती है, जिसकी मास ज़्यादा होगी उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी. ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कुछ हमारे नियम और कुछ हमारे रूल्स भी ऐसे हैं कि अगर आप
हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, हाईवे पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप बहुत स्पीड में चल रहे हो, जो आपकी लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा नहीं, जो लिमिट है उसमें चल रहे हो, और उस केस में हाईवे पे अगर कोई भी एनिमल्स, कोई भी ऐसे जानवर वहाँ पे अगर आ जाते हैं तो आपके लिए ब्रेक मारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे केस में हाईवे का भी ये एक रूल है। वो रूल ये है कि अगर उस केस में अगर इन केस आपने किसी भी तरह से उस जानवर को आपने हर्ट कर दिया या उसको चोट लग गई या वो नहीं बच पाया, तो वैसे केस में आप पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ हाईवे, और हाईवे में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और आप समझो, आप जो गाड़ी चला रहे हो उसकी अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा। तो वैसे केस में गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है और उस पर इम्प्लीमेंट करती है। तो इनर्शिया दैट मीन्स हैवी मास बॉडी, जितनी ज़्यादा मास होगी उतनी ही ज़्यादा इनर्शिया होगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। जरा बताओगे आप। ए में है अ रबर बॉल और एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी? स्टोन। शाबाश बच्चे। बी वाले में देखेंगे अ बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन। वेरी गुड। सी में देखेंगे अ 5 रुपीज कॉइन एंड अ 1 रुपीज कॉइन। इक्वल। 5 रुपीज इक्वल। अब हो सकता है जो इक्वल बोल रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं आपको कि हो सकता है आप वो 5 रुपीज़ की जो कॉइन है और 1 रुपीज़ की जो कॉइन है वो अलग अलग टाइप की भी आजकल आ रही हैं, तो उस हिसाब से आप इक्वल भी बोल रहे होगे। लेकिन 5 रुपीज़ की कॉइन नॉर्मली जो होती है थोड़ा वेट उसकी मास उसकी ज़्यादा होती है, तो 5 रुपीज़ की कॉइन भी मैं कंसीडर करूँगा, उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। तभी ये यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे इससे पहले ऊपर वाले में आपने देखा हमने जो एक एक्सपेरिमेंट एक एक्टिविटी की थी जिसमें ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड पे ग्लास के ऊपर जो आपने हल्का सा पतला सा एक कार्डबोर्ड लिया था जिसको आपने फ्लिक किया था और उस पर आपने 5 रुपीज़ का कॉइन इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे 5 रुपीज़ की कॉइन की कंपेयर में 1 रुपीज़ की कॉइन का जो इनर्शिया है वो कम दिख रहा था। ओके, नेक्स्ट में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल try to identify the number of times of the velocity of the ball changes. A ball players kick a football to another players of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeepers of the opposite team collect the football and kick it towards the players of his own team. Also identify the agent supplying. 4 times. Okay, 4 times. 4 times. Very good. बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं देखता हूँ, उस पे बात कर लेते हैं। Example, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. Explain why. Due to inertia of rest. very good. Due to inertia of rest. Inertia. ड्यू टू इनर्शिया। बहुत बार आप देखते होगे कहीं फल भी तोड़ने के लिए अगर पका हुआ फल है तो उसमें भी लोग जो है ट्री को पकड़ के वो सेक करते हैं जिससे कि वो पका हुआ जो है इनर्शिया के कारण, चूंकि जो फल है या जो पत्ते हैं जो लीव्स हैं वो रेस्ट में रहना चाहती है, जबकि आप जब उसको सेक करते हो तो उसकी ब्रांचेस जो हैं वो अपनी इनर्शिया से हट जाती हैं और जो लीव्स हैं वो इनर्शिया में रहने के कारण वो फिर से क्या होता है, वो वहाँ से अपने डिटैच्ड हो जाता है उस ट्रंक से, उस स्टेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, why do you fall in the forward direction when the moving bus brakes to his stop and fall backward when it accelerates from the rest? तो क्या We fall forward due to our inertia of motion. Inertia of motion due to our inertia of rest. Yes, inertia of motion and inertia of rest. ये बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। बहुत सारे बच्चे इस केस में सिर्फ इनर्शिया लिख के आते हैं, लेकिन इनर्शिया में भी बेटा
there are three types of inertia: inertia of motion, inertia of rest and inertia in direction. तो अभी आपके पास दो की बात हो रही है, तो inertia of motion और inertia of rest के बारे में आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड. नेक्स्ट 9.4 पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं मैं आपसे. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे आप देखोगे. इनफैक्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये आपके फॉर्मूले को बतलाता है, जो कि F इक्वल टू ma. F जहाँ फोर्स है, m मास है और a एक्सेलरेशन है. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन indicates that when an unbalanced external force acts on an object velocity, its velocity changes, that is, the object gets an acceleration. We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied on it and how we measure the force. दोनों ही चीजें बात करनी है हमें, कैसे ये किस पे डिपेंड करता है. लेट अस recount some observation from our everyday life. During the game of table tennis game तो सबने देखा होगा. If the ball hits the Yes, players, sir. yes, देखिए बॉल अगर हिट कर रहा है प्लेयर को, it does not hurt him. On the other hand, when fast moving cricket ball hit a spectators, it may hurt him. A trunk at rest does not require any attention when parked along the roadside. ट्रक है, a truck at the rest does not require any attention when parked along the roadside, but moving truck even at a speed as low as 5 meters per second may kill a person standing in its path. A small mass such as bullet may kill a person when fired from the gun. These observations suggest that the impact produced by the object depends on their mass and velocity. जितनी भी बातें हमने यहाँ पे की हैं, ये सारी चीज़ें मास और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट हैं. क्योंकि अभी हमने बात की जैसे कि एक ट्रक है, अगर साइड में वो खड़ा है वो ट्रक, तो वो किसी को ऐसा तो नहीं खड़ी ट्रक में भी कोई आदमी जाके अपने आप में जाके उसको टकरा जाएगा और एक्सीडेंट हो गया और वो आदमी मर जाएगा, ऐसा तो नहीं. ट्रक खड़ी है, कितना भी आदमी जाके टकराएगा, जाके ज़्यादा से ज़्यादा जाके सर फोड़ लेगा उस ट्रक पे जाके, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, है ना बच्चे. लेकिन अगर चलती हुई ट्रक अगर मोशन में है, मोशन में ट्रक हो और वहाँ पे अगर आप बेशक वो बहुत ही स्लो मोशन में हो, जहाँ की यहाँ पे स्पीड भी बता रहा है 5 मीटर पर सेकेंड पे हो, और वो उस आदमी को आके मतलब कुचल के चला जाए, तो फिर बचने के चांसेस नहीं है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रक का मोशन बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे ट्रक का मोशन कम है, मास ज़्यादा है ना. लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बुलेट की बात करूँ, जो बुलेट गन से फायर होती है, बेचारे उस बुलेट का मास बहुत कम है लेकिन मोशन ज़्यादा है. वहाँ पे भी वो बुलेट आदमी को मारने के लिए काफ़ी है. तो यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी दिमाग से हमारे स्ट्राइक कर रही है. दो चीज़ सिर्फ, मास पे और वेलोसिटी पे. एक तरफ ट्रक का मास है लेकिन उसकी वेलोसिटी नहीं है, दूसरी तरफ बुलेट का मास नहीं है लेकिन उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी है. तो इसका मतलब इसमें जो भी चीज़ मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें मास और वेलोसिटी का बहुत मेजर रोल है. सिमिलरली, इफ an object is to be accelerated, we know that the greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object mass and its velocity. एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मास और उसकी वेलोसिटी को कंबाइन करती है, उसको बोलते हो आप मोमेंटम. जी हाँ, तो अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसी फिजिकल क्वांटिटी की
जिसको आप नाम ले रहे हो मोमेंटम, तो मोमेंटम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? इनफैक्ट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम को P से लिखते हो, दिस वन इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इक्वल टू m इंटू v। वन सच प्रॉपर्टी called momentum was introduced by the Newton. The momentum P of an object is defined as the product of its mass m and velocity v, जो नीचे में आपने देखा है। और मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम में दोनों ही चीजें हैं, डायरेक्शन भी है और वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन इसकी कौन सी मानी जाएगी? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में इसकी उसको कंसीडर किया जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, अब देखिए मोमेंटम मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स brings a change in the velocity of the object, it is therefore clear that force also produces a change of momentum. अब फोर्स तो ऐसी चीज है, जैसे हमने बात की थी, मैंने बोला था कि चलो इनर्शिया के बारे में जब मैंने बात किया था, तो इनर्शिया क्या होता था कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और if it is in motion then it will continue in motion. But when you apply any external force, you can change the body which is at rest. अगर रेस्ट की बॉडी है तो उस पर भी आप अप्लाई करो फोर्स, तो वो चेंज कर लेगा अपने पोजीशन को। एंड यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी वेन एवर यू अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स ऑन देम। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करोगे तो वहां पे भी बॉडी की मोशन चेंज हो जाएगी। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच अ कार with a dead battery is to be pushed along a straight road to give its speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. अगर बहुत बार क्या होता है कि आपके फ्रेंड की अगर स्कूटी या कार बंद हो जाए, तो आप बैटरी डिस्चार्ज हो, तो आप क्या करते हो? आप उसको पुश करते हो, फोर्स लगाते हो। फोर्स लगाया तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो क्या करता है, वो बेचारा वो 1 नंबर गियर पे जैसे ही लगाया वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना। तो वो स्ट्रेट मोशन में, स्ट्रेट लाइन में आप फोर्स लगाया तो ऐसे ही स्टार्ट होती है। ऐसा बहुत बार होता है जब ठंडी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे इफ 1 or 2 persons गिव अ सडन पुश, है ना, दोनों 1 या 2 पर्सन दोनों अचानक एक साथ सडन पुश कर रहा है उसको, इट इज हार्डली स्टार्ट्स। अगर इससे ज्यादा आदमी, but a continuous push over sometimes result in gradual acceleration of the car starts to this speed. अगर लगातार आपने फोर्स लगाते रहे, और फोर्स लगाने का मतलब एक्सेलरेशन आपने दिया, एक्सेलरेशन करने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंजेस आना। वेलोसिटी में चेंजेस किस तरह से आना? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कराना, एक्सेलरेट कराना, न कि डी एक्सेलरेट कराना। ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो जब आप एक्सेलरेट कराते हो तो वो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है और फिर वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, उसके मोमेंटम में चेंज आ जाती है। मोमेंटम में चेंज आने का मतलब ऐसा थोड़ी आप गाड़ी में फोर्स लगा रहे हो, गाड़ी स्पीड आ रही है, स्पीड में आने से मतलब उसकी स्पीड मतलब मोशन बढ़ रहा है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ना कि उसका मास बढ़ रहा है। तो इट मीन्स द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्सर्टेड। कितने समय के लिए आपने उस पर फोर्स लगाया है वो भी देखना पड़ेगा। कि अगर आपने ज्यादा समय के लिए फोर्स लगाया है और लगातार लगा रहे हो तो उससे उसकी एक्सेलरेशन जो है उसमें आ रही है। तो इट मे देन ऑल्सो बी कंटिन्यूड द फोर्स नेसेसरली to change the momentum of an object. देख सकते हो आप यहाँ पे ऊपर वाले में, change the momentum of an object depends, किस पे डिपेंड कर रहा है ये देख लो आप, टाइम रेट पे भी डिपेंड कर रहा है, at which the momentum is change। इसका मतलब है वो टाइम रेट पे भी चेंज डिपेंड कर रहा है।
जिसके कारण उसमें चेंजेस आ रही है। और सेकेंड लॉ जो है आपका है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये यही बताता है, आप वहाँ पे लिखोगे, इसको अंडरलाइन कर लो अपने बुक में, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन पूछी जाती है पेपर में। तो ये क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसको आप बोलते हो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकली कैसे इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखा जाए, इस पे बात कर लेते हैं 9.4.1 में। ठीक है, देखिए यहाँ से एक मैंने पहले ही बताया था, आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि ये सेकेंड लॉ जो है ना, आपको बेटा एक फॉर्मूला देगा। तो फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला है वो देखते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving along a straight line with initial velocity u. It is uniformly accelerated to velocity v in time t by the application of the constant force F throughout the time t. The initial and final momentum of the object, इनिशियल मोमेंटम को यहाँ पे P1 माना है जिसको mu से लिखा है, और फाइनल मोमेंटम को P2 माना है जिसको mv से लिखा है। मतलब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो आप चेंज इन मोमेंटम क्या दिखाओगे? P2 माइनस P1, ये दिखा दिया आपने। फिर P2 की जगह पे m इंटू वी लिखा आपने, यहाँ देखो ये m इंटू वी P2 की जगह पे है, और P1 की जगह पे आपने लिखा m इंटू वी, ये देखो यहाँ पे P1 की जगह पे आपने लिखा m इंटू यू। तो m कॉमन आ गया आपका दोनों में, और v माइनस यू। और जैसा आपने ऊपर में स्टेटमेंट देखा अभी डेफिनेशन में क्या था, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो मोमेंटम मतलब रेट मतलब टाइम, आपको टाइम के साथ लेके चलना पड़ेगा। तो अपॉन में टी करोगे, जो भी टर्म्स आया अपॉन में टी करोगे, तो ये आ गया m v माइनस यू अपॉन में टी, और ये f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाया जाए तो एक कांस्टेंट आपको देना पड़ेगा जिसको आप बोलते हो k। तो ये आपका k है, देखो आप ये k ले लिया अपनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और k को लेके आपने यहाँ पे दिखा दिया कि भाई ये देखो आपके पास फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू KMA। क्योंकि देखो आप a की जो वैल्यू होती है, a इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो this a equal to v minus u by t, what is this? This is an acceleration which is the rate of change of gs, rate of change in velocity को बताता है, और k कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे आपने यूज किया है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है, और ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आर kg, यहाँ देखो मास, ऐसा यूनिट ऑफ मास kg के लिए और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो, आप kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो यूनिट को, देखो यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, या फिर न्यूटन भी बोल सकते हो। तो वन यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और इस तरह से अगर k की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, जो k कांस्टेंट आपने लिया है उसकी वैल्यू को अगर मैं 1 मान लूँ, तो यहाँ से k को अगर आप हटा दोगे तो F इक्वल टू डायरेक्ट ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वैल्यू आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे न्यूटन इसका सिंबल दिया हुआ है, न्यूटन।